नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 10 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इसे हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि हमारे सेंटेंसेस का क्वेश्चंस का सीक्वेंस इसी एडिशन के हिसाब से है। किसी और एडिशन में, किसी और बुक में, किरण पब्लिकेशन के ही इसी किताब के ही किसी और एडिशन में भी ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। ठीक है, ये है आपके सामने क्लोज टेस्ट। देखिए, हर क्लोज टेस्ट के या हर क्वेश्चन के ऊपर या नीचे हमने उस एग्जाम का नाम, डेट के साथ लिखा हुआ है जिस एग्जाम में वो आया है। तो इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी, इसकी हेल्प से भी आप इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। ये क्लोज टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ब्लैंक इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। इन ब्लैंक को फिल करना होता है अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, अपनी वोकैबुलरी के मीनिंग के बेसिस पर और अपनी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। आप किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़कर क्या समझते हैं, क्या समझा उसने, क्या आप उसके ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझ पाए, क्या आप उसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं, इसी समझ का इस्तेमाल करना होता है क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। तो यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट आपको दिया गया है, पोर्टिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी, उसके बाद ब्लैंक आपको दिया हुआ है, फिर लगाया हुआ है इन्फिनेटिव एज लॉन्ग एज सिबेला। सिबेला एक मिथिकल गॉडेस कंसीडर की जा सकती है जो अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए पूजी जाती है, जिसको माना जाता है कि सिबेला की जो लाइफ थी वो एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ थी, उसकी बहुत लंबे साल तक वो जी। मिथिकल फिगर है, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था किसी को नहीं पता। एक्चुअली में जो पैराग्राफ लिया गया है ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहां से लिया गया है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के 11th क्लास में किसी चैप्टर में ये आता भी है, मतलब 11th क्लास का एनसीईआरटी के सिलेबस में 11th क्लास में शायद ये कोई चैप्टर ऐसा है भी। पोर्टिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी, देखिए इवन इफ एक कंजंक्शन लगाया गया है। इस कंजंक्शन के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो और बेहतर कंटेक्स्ट के साथ आप इस सेंटेंस को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं भी समझते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक कंडीशनल क्लोज लगाई गई है। इवन इफ एक कंडीशनल क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। इवन इफ के द्वारा एक कंडीशनल क्लोज लगाई गई है और कंडीशनल क्लोज के बाद लगी है मेन क्लोज, सी वुड, और मेन क्लोज में आ रहा है वुड, जो कि इमेजिनेशन के लिए लगाया जाता है। इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं कंडीशन में पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब हो गया वर। केवल इतना आपको समझना था। लेकिन अगर आप इवन इफ को या इस कंडीशन को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे या जानेंगे कि इवन इफ किस तरह की कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है, ये इफ से कैसे अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि बहुत अच्छी कंजंक्शन फ्रेज है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ इट रेन्स वी विल गो टू द पार्क। हम देख रहे हैं कि इवन इफ किस तरह की कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है, किस तरह की कंडीशन हम इवन इफ के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर मैंने इफ लगाया है कंजंक्शन के तौर पर, और ये कंजंक्शन एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। तो इफ के द्वारा जिस कंडीशन को हमने लगाया है, जिस कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया है, वो कंडीशन एक प्रोबेबल कंडीशन है, एक लाइकली कंडीशन है जो कि हो सकती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ के द्वारा हमने एक प्रोबेबल कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया है, प्रोबेबल या लाइकली कंडीशन को। अब ये जो मेन क्लोज में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, मेन क्लोज वाला सिनेरियो जो होता है, ये इस कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है। तो ये प्रोबेबल है, तो इस पर जो डिपेंडेंट एक्शन है, जो डिपेंडेंट सिचुएशन या सिनेरियो है, वो भी प्रोबेबल होगा। तो मेन क्लोज में हम लिखते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबल एक्शन या डिपेंडेंट प्रोबेबल रिजल्ट या आउटकम। ये करते हैं हम इफ लगाकर। इफ को अभी तो ये प्रोबेबल कंडीशन लगाई, इसी तरह से आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट की इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी 3 तरह के कंडीशन मैंने आपको समझाए हुए हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पार्कों को जाना है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम देखेंगे बारिश हो रही है,
बारिश अगर हो रही है तो हम जो है पार्क को चल देंगे। हमने देखा बारिश हो रही है, चलो भाई पार्क को, ये हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी कंडीशन में इवन को इंट्रोड्यूस कर दें, इवन को लगा दें, या फिर मैं इस तरह से कंडीशन लिखता अपनी, इवन इफ इट रेन्स वी विल गो टू द पार्क, तो किस तरह का चेंज आया, कैसे कंटेक्स्ट चेंज हो गया, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इवन एक तरह का एडवर्ब है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए लगाया जाता है। अब किसी भी इंफॉर्मेशन पर जोर डालने से कई सिचुएशन में उसका अलग अलग तरीके से जो है कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इवन एडवर्ब को लगाया गया है इस लाइकली, इस प्रोबेबल कंडीशन को एम्फेसाइज करने के लिए। मतलब इवन इस कंडीशन को एम्फेसाइज कर रहा है, इस कंडीशन को एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब इसकी लाइकलीनेस को, ये जो प्रोबेबल कंडीशन थी इसकी प्रोबेबिलिटी को एम्फेसाइज कर रहा है। और इवन लगाकर जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को एम्फेसाइज कर लिया तो इस कंडीशन का, इस एम्फेसाइज्ड लाइकली कंडीशन का जो असर है वो मेन क्लोज पर भी कुछ इस तरह का पड़ा कि मेन क्लोज जो है अनचेंजिंग नेचर की हो गई, या फिर ये सर्टेन हो गई। पहले हमारा जो एक्शन था वो इस रेन पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब हमारा जो एक्शन है, जो हमारा आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो इसकी वजह से अनचेंजिंग हो गया, सर्टेन टाइप का हो गया। वो कैसे? देखिए, इस कंटेक्स्ट में, ये जो दूसरा वाला कंटेक्स्ट मैंने लिखा है इवन इफ लगाकर जिस क्लोज को इंट्रोड्यूस किया है, इस क्लोज का मेन क्लोज पर भी इंपैक्ट पड़ा। और वो इंपैक्ट क्या है, कंटेक्स्ट क्या है? इस सिचुएशन में हमारा पहले से ही प्लानिंग है, हमारी प्रियर प्लानिंग है कि वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क को चले जाएंगे। ये हमारी पहले से प्लानिंग है, हमारी एक प्रियर प्लानिंग है पार्क को जाने की। हम नहीं रुकेंगे, हमें तो जाना ही है, पर अगर बारिश भी हो गई तो भी हम जाएंगे। इस तरह के सिनेरियो को, इस तरह के कंटेक्स्ट को रिफर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने इवन इफ से जोड़कर एक कंडीशन लगाई है। मतलब इवन इफ एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका मेन क्लोज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, वो एक्शन ऐसे ही रहना है, वो एक्शन अनचेंजिंग नेचर का रहना है। पहले से हमारी एक प्लानिंग थी पार्क को जाने की, अगर बारिश भी हो गई तो भी हम जाएंगे, तो मतलब इस कंडीशन का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो मेन क्लोज को चेंज ना कर पाए, जो चेंज ना कर सकती हो, हम इवन इफ कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं। अगर वापस आप अपने कंटेक्स्ट में देखेंगे, अपने क्लोज टेस्ट में देखेंगे, तो आपके क्लोज टेस्ट में इवन इफ के द्वारा भी एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। देखिए, अगर आप यहाँ पर वर लगा रहे हैं तो इसका मतलब एक आप हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन को लिख रहे हैं। इवन इफ के द्वारा आपने एक ऐसी कंडीशन को, एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस किया है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया है जो कि अगर फुलफिल हो भी गई तो भी इस वाली इंफॉर्मेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहां पर हो जाना है वर। 106 का दूसरा, एक 107, सी वुड डाई एज रियल एज डियाना, या क्लियर या प्लेन या प्योर। यहां पर आ जाना है प्योर। प्योर यहां पर रिफर कर रहा है वर्जिनिटी को। एक्चुअली में ये वो दौर था जब वर्जिन होने को प्योरिटी कंसीडर किया जाता था, वर्जिनिटी को प्योरिटी के कंटेक्स्ट में देखकर समझा जाता था। आज ऐसा नहीं है। तो सी वुड डाई एज प्योर एज डायना। डायना भी एक माइथिकल फिगर है जिसको अपनी प्योरिटी के लिए जो है रेस्पेक्ट दी जाती है, उसको प्योर माना जाता है, उसको माना जाता है कि ये वर्जिन है, ये हमेशा ही वर्जिन रही, ऐसा कुछ है। अब देखो ये है क्या, ये जो मर्चेंट ऑफ वेनाइस विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा, ये है क्या? विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा द मर्चेंट ऑफ वेनाइस। वेनाइस जो है इटली का एक शहर है, वेनाइस कह लो, वेनिस कह लो, जो भी वहां के लोग उसे कहते हो। इस प्ले में एक कैरेक्टर है पोर्टिया, जिसको रिफर करने के लिए यहाँ पर पोर्टिया लगाया गया है, और शी भी उसी को रिफर कर रहा है। अब ये पोर्टिया जो है बहुत ही
ब्यूटीफुल है और बहुत ही रिच है। मर्चेंट ऑफ विनाइस में जो मर्चेंट है विनाइस का, वो पोर्टिया के फादर हैं, और उसके फादर ने अपनी विल में ये लिखा हुआ है कि जो भी मेरी डॉटर यानी कि पोर्टिया से शादी करना चाहेगा उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। और वो सेट ऑफ क्राइटेरिया क्या है? वो एक टेस्ट है, वो एक कास्केट टेस्ट है, जिस कास्केट टेस्ट का यहाँ पर जिक्र भी हुआ है। कास्केट का मतलब होता है ताबूत, वो संदूक कास्केट बोला जाता है। एक ताबूत होता है, एक संदूक होता है, कास्केट, ये है वो कास्केट टेस्ट। और पोर्टिया के फादर ने अपने विल में ये लिखा हुआ है कि जो भी इस कास्केट टेस्ट को पास कर लेगा वही मेरी डॉटर से, पोर्टिया से शादी कर सकता है, या वही उसको क्लेम कर सकता है। और ये कास्केट टेस्ट है क्या? तीन कास्केट यहाँ पर रखे हुए हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक लेड है। गोल्ड वाले कास्केट पर लिखा हुआ है कि जो मुझे चूज करेगा, जो मुझे खोलेगा, उसे वो मिलेगा जो कि बहुत लोग, मैनी मैन डिजायर करते हैं। ठीक है, इस कास्केट पर यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ क्या कंटेक्स्ट है। इस कास्केट पर, गोल्डन वाले कास्केट पर लिखा हुआ है, जो भी मुझे खोलेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत लोग डिजायर करते हैं, जिनकी बहुत लोगों की इच्छा होती है। सिल्वर वाले कास्केट पे लिखा हुआ है कि जो भी मुझे खोलेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत लोग डिजर्व करते हैं। और जो लेड वाला कास्केट है, इस पर लिखा हुआ है जो भी मुझे खोलेगा उसे कुछ त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और उसे जो है कष्ट झेलने होंगे। तीन तरह के कास्केट है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, इसको खोलते हैं। अब इन तीनों कास्केट में से किसी एक में इस पोर्टिया का कैरिकेचर रखा हुआ है, पोर्ट्रेट रखा हुआ है, इसकी मतलब पेंसिल से बनाई हुई कोई इमेज रखी हुई है इन तीनों में से किसी एक में। और जिसमें भी वो रखी हुई है, जिसको वो इमेज मिल गई, जिसको वो पोर्ट्रेट मिल गया, वही जीतेगा, वही पोर्टिया से शादी करेगा। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, इस वाले को खोलते हैं, ये सोचकर कि ये जो पोर्टिया है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है और इसके पास तो बहुत पैसा है, तो बहुत लोग तो इसे डिजायर करते होंगे, तो इसका मतलब यही वाला जो कास्केट है, यही वाला जो ताबूत है, ये सही है। इसमें कुछ और ही मिलता है रखा हुआ, एक खोपड़ी रखी हुई है किसी मरे हुए व्यक्ति की, तो वो भी फेल हो जाते हैं। एक प्रिंस ऑफ एरोगन आते हैं, प्रिंस ऑफ एरोगन आते हैं, वो इस वाले को खोलते हैं। उनको लगता है कि पोर्टिया को जो डिजर्व करता है, वो इस सेंस में सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति इसको डिजर्व करता है उसी को ये मिलेगी, तो वो अपने आप को डिजर्विंग समझते हैं, वो अपने आप को सेल्फ वर्थ, मतलब अपने आप को वर्थी समझते हैं, वो इस वाले को खोलते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। फिर एक प्रिंस होता है बोसानिया। ये सारे कैरेक्टर हैं, ये सारे कैरेक्टर्स के नाम हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है। ठीक है, एक प्रिंस आते हैं फिर बोसानिया। बोसानिया के जो मन था, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका नेचर था, वो सैक्रिफाइसिंग नेचर का था, वो सैक्रिफाइस में बिलीव करते थे, तो वो इस वाले को खोलते हैं। और फिर उन्हीं से जो है बोसानिया से ही, प्रिंस ऑफ बोसानिया से ही, बोसानिया उनका नाम था, उनसे ही जो है पोर्टिया की शादी वगैरह हो जाती है। तो इसकी जो थीम है कुछ इस तरह की है कि आप जो है बाहरी सुंदरता पर न जाएं, आप सोने और चांदी को देखकर ना भागें, आप बाहरी सुंदरता पर न जाएं, आप प्यार को, प्रेम को पाने के लिए त्याग में यकीन रखें और कष्ट झेलने के लिए तैयार रहें अगर आपको किसी से प्रेम है, प्यार है। तो इस तरह की इसकी थीम है, ये मतलब मैसेज देना चाहते थे विलियम शेक्सपियर, तो उन्होंने अपने तरीके से दिया ये प्ले लिखकर। अब ये तो हो गई, ये देखो मैंने यहाँ पर एक इमेज और लगवाई हुई है, ये वो प्ले का कैरेक्टर है, जिस किसी ने टेलीविजन वगैरह पर या कहीं पर किसी थिएटर में ये किया होगा। तो एक कैरेक्टर है बोसानिया, जिसने इस वाले ताबूत को, लेड वाले ताबूत को खोला और इसी से फिर पोर्टिया की शादी हुई। तो ये जो है प्ले आपके सामने है, फटाफट इसको कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं भी पता, विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं पता, इस प्ले के बारे में नहीं पता, तो भी आप इस क्लोज टेस्ट को आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में ही आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिमेन अनमैरिड, तो अनमैरिड रहने का क्या मतलब है? प्योर, क्लियर, प्लेन, रियल, ये तो तीनों ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। शी वुड डाई एज क्लियर, इसका क्या मतलब हुआ? शी वुड डाई एज रियल एज डायना, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। प्योर, प्योरिटी को वर्जिनिटी से जोड़कर देखा जाता था, ये उस समय का दौर था।
ये वो समय था जब प्योरिटी को वर्जिनिटी से जोड़कर देखा जाता था। सी वुड डाई एज प्योर एज डायना बिकॉज, और इसका रीजन भी दिया है कि सी वुड डाई एज प्योर एज डायना, क्यों ऐसा होगा, क्यों वो वर्जिन रह जाएगी, डायना की तरह प्योर रह जाएगी। उसका रीजन भी लगाया गया है, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड, आगे देखो क्या, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड फ्रॉम द मैनर, इन द मैनर, किसी मैनर को रिफर करने के लिए, किसी मेथड को, किसी स्टाइल को रिफर करने के लिए आप क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। सी कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड हर फादर्स विल, कि वो इसलिए प्योर रह जाएगी क्योंकि वो उसी तरह से क्लेम की जा सकती है, उसी तरह से कोई व्यक्ति उससे शादी कर सकता है, पा सकता है उसे, किस तरीके से, जैसे कि उसके फादर की विल ने स्पेसिफाई किया है, जिस मैनर में उसके फादर की विल ने स्पेसिफाई किया है, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां पर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होनी चाहिए, देखिए पूरा का पूरा जो क्लोज टेस्ट है वो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, परमानेंट नेचर का एक क्लोज टेस्ट लिखा हुआ आपके सामने, तो सी वरीज डैट नोबडी वुड बी एबल, यहाँ पर हो जाना चाहिए था थर्ड ऑप्शन। पूरा का पूरा आप कंटेक्स्ट समझेंगे, सारा का सारा जो है प्रेजेंट में चल रहा है। सी वरीज डैट पोर्टिया क्लेम्स एंड पोर्टिया वरीज डैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक। अब देखो वहां पर एक नाउन लिखा हुआ है, नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर आना है, तो यहाँ पर नाउन ही तो लिखा हुआ है, द कास्केट टेस्ट, टेस्ट नाउन हो गया, कास्केट इसको मॉडिफाई करने के लिए हो गया। तो यहाँ पर किसी जनरल कास्केट टेस्ट की एक स्पेसिफिक कास्केट टेस्ट है जो उसके फादर्स की विल में लिखा हुआ है, तो पहले उसका जिक्र आ गया, तो ये तो स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, एक स्पेसिफिक कास्केट टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था द आर्टिकल। वन का कोई लॉजिक नहीं है, एम का कोई लॉजिक नहीं है, मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ पर एन हो, टाइपिंग एरर हो गई हो, ये भी नहीं आएगा। द कास्केट टेस्ट एंड सो सी वाज बाउंड टू रिमेन अनमैरिड। ठीक है, तो इस तरह का ये आपके सामने एक क्लोज टेस्ट था। अगर आप नहीं भी जानते हैं विलियम शेक्सपियर के इस प्ले के बारे में, तो भी आप इस क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते थे। बस अपने बेसिक सेंसेस का इस्तेमाल करना है, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझना है, अपने ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना है, और आपका जो है क्लोज टेस्ट कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।